morning, Sana. Good morning, Sanjana. Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Nandita. Good morning, Sneha. Good morning, Divya. Good morning, Uttishna. Good morning, Madhu. Good morning, Shivani. Good morning, Sandhya. Good morning, Sakshi. Good morning, Shivani. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो कल थोड़ी सी गलती हो गई थी लास्ट लेक्चर में. जो मैंने आपको ये बताया था ना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था. मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया था. ठीक है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ. देखो, यहाँ पर जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है ना, तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा वेक्टर आएगा. ठीक है, तो 1 आएगा तो 1 का मतलब तो क्या, 1 स्केलर हो गया, तो वो नहीं आ सकता. ठीक है, और अगर 1 आ भी रहे तो उसके साथ वेक्टर कोई हमें यूनिट वेक्टर शो करना पड़ेगा, सो दैट हम उसकी डायरेक्शन शो कर पाए. तो आई क्रॉस जे जो है वो के कैप होता है आपका. ठीक है, और जे क्रॉस के जो होता है वो आई कैप होता है, और के क्रॉस आई जो होता है वो जे कैप होता है. तो ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है. ठीक है, मतलब ये है कि जब आप एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो है जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर मिलता है. तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से आपको एक चीज और पता लग गई होगी कि जब भी आप दो वेक्टर का यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो उसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है. तो मैग्नीट्यूड तो 1 है क्योंकि 1 into 1 यहाँ पर 1 हो गया. लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आपकी जेड एक्सिस में है, और जेड एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आपके पास आता है, तो जिस भी दो वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है उसकी जो डायरेक्शन होती है, उस रिजल्ट की जो डायरेक्शन है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, तो ये हो गया. और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना, जैसे आई जे और के, ये साइक्लिक ऑर्डर में मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है. ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है कि जब आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको के मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा, और जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर आप इसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर दो तो आपको नेगेटिव साइन के साथ यूनिट वेक्टर मिलेगा. मतलब अगर आप यहाँ पर जे क्रॉस आई कर देते हो तो आपको माइनस के मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, और के क्रॉस जे अगर आप कर देते हो तो माइनस आई मिलेगा, और जे क्रॉस आई कर देते हो तो माइनस के मिलेगा. तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर. सर डॉट प्रोडक्ट वाला वैसे ही होगा जैसे बताया था आपने. क्या चीज? सर डॉट प्रोडक्ट में जो आपने ये बताया था आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0, वो वैसे ही रहेगा. हाँ, डॉट प्रोडक्ट का तो सही बताया था, यहाँ पे वो थोड़ी सी गलती हो गई थी लास्ट में. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में तो क्या है, अगर सेम है, आई डॉट आई है अगर आप निकाल रहे हो तो वो आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया आई डॉट आई का मतलब क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल. अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, बिकॉज दोनों क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है. ठीक है, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, तो 1 into 1 into 1 1 हो गया. ठीक है, और अगर आप आई डॉट जे निकालते हो
तो क्या होगा यहाँ पर cos थीटा जब लोगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज आई जो है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है और जे जो है वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज जो आपके तीनों एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, तो उनमें कोई भी अगर आप दो एक्सिस लेते हो तो किसी भी दो पेयर के बीच में क्या होता है, दो का जो एक पेयर है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस वजह से आपका आई डॉट जे यानी कि मतलब ये जो आपके अनलाइक पेयर होंगे यूनिट वेक्टर के, उनके डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर हो जाएंगे। और ये जो लाइक पेयर होंगे, लाइक पेयर मतलब जो एक जैसे होंगे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो वन हो जाएगा। ठीक है। और ये आपको बता दिया लाइक पेयर जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, साइन जीरो हो जाएगा। आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन का साइन थीटा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो साइन जीरो वैल्यू हो जाएगी, तो साइन जीरो क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तो इस वजह से पूरा टर्म जीरो हो गया। इसी तरीके से ये तीनों आपके जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट आपको हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है और उसकी जो डायरेक्शन है उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर इसका वन ही रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ठीक है, अब देख लेता हूँ मैं वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ अगर न्यूमेरिकल वगैरह है तो मैंने आपको मतलब ऐसा है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया है ये वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट ना हमारे ज्यादातर चैप्टर्स में यूज होता है, तो इसलिए ये थोड़ा डेप्थ में पढ़ना जरूरी था, वरना क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह के बारे में एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा दिया नहीं है। हाँ, और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसका जो रिजल्ट है, जैसे हमने एक चीज ये देखी थी कि डॉट प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर का क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो वहां पर हम ये बोल रहे थे कि वहां के जो वेक्टर हैं वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि मान लो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, और इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट इज अगर जीरो है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप इनका जीरो निकालोगे, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो अगर आप करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो मॉड ए और मॉड बी को तो आपने यहाँ पर जीरो में भेज दिया, वहां जाके जीरो हो गए, तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बची, जीरो बची। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स जीरो, और ये होती है आपकी 0 डिग्रीज पे। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि थीटा जो है आपका कितना हो गया, 0 डिग्रीज के बराबर हो गया। थीटा अगर 0 डिग्री के बराबर है तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पर जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है ये आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई सभी को, ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ। बोलो भाई, ये समझ आ गया। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा तो वो आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, चलो अब यहीं पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट भी आपने निकालना कल सीख लिया था। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सभी को आता है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें, ये जो निकाला था हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म बना के, बताओ। अब जो कल नहीं आए थे उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो कल आए थे वो बताओ एक बार, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अ, रुको।
चलो मैं आपको एक चीज और पहले बता दे रहा हूँ। तो जैसे कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टॉर्क जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसका, और साथ में जो आपका फोर्स वेक्टर होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये एक चीज ये बताई थी। ऐसे ही इस तरीके से एक और चीज होती है हमारे पास, जो कि होती है हमारे रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, v जो होता है वो हमारा ओमेगा और r का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो v होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और r यहाँ पर होता है आपका रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। यहाँ पर आपको जो है ओमेगा की वैल्यू दी गई है, ओमेगा की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, और रेडियस वेक्टर जो है यहाँ पर वो आपको दिया गया है 4j कैप -3k कैप। तो आपको ये बताना है कि जो v है यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करो इसे।
कर लिया सभी ने? आस्था हो गया? क्या है आंसर आस्था? साक्षी आपका क्या आंसर है? रूट 27। 20? 27। 27 आ रहा है मैग्नीट्यूड? यस सर। चलो देखते हैं फिर, अभी मुझे भी नहीं पता इसका आंसर। और भाई बाकी लोग क्या कर रहे हो? अखिला, कृष्णा, दिव्या, कामिनी, हो गया? कशिश आपका हो गया? स्नेहा? ठीक है स्नेहा, चलो चेक करते हैं। रूट 29 आ रहा है। चलो, मैं भी सही हो क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। कनिष्का हो गया? नहीं सर। तनु? नो सर। और प्राची? नहीं सर, थोड़ा बचा बस। कल जो क्वेश्चन आपने भेजा था आ गया था समझ वो? हाँ, आ गया था। चलो ठीक है। चलो फिर अब मैं ही करके दिखाता हूँ, काफी टाइम ले लिया। ठीक है, तो बस आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद। तो पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक ये मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ। इसमें आई जे और के पहले लिखो, फिर आपको क्या निकालना है यहाँ पर, ओमेगा क्रॉस आर निकालना है। तो पहले ओमेगा के जितने भी ये टर्म्स हैं वो लिख दो यहाँ पर। आई के नीचे आई वाला टर्म आएगा, जे के नीचे जे वाला आएगा, और के नीचे के वाला आएगा। तो आई के आगे क्या है, 1 है। जे के आगे -2 है। के आगे 2 है। फिर आर के देखो, ये है आपका 4 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ने क्या करा होगा, आई के नीचे 4 लिख दिया होगा, बट आई का टर्म यहाँ पर नहीं है तो आई को आप 0 मानोगे। ठीक है, और जे के आगे क्या है, 4 है, +4 लिख दोगे, और के आगे क्या है, -3 है। तो ये आपने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, रूट 29 आ रहा है कामिनी का। और बाकी किसने बताया है, दीक्षा का रूट 59 आ रहा है। चलो ठीक है, आंसर चेक करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, आई लिखोगे सबसे पहले। अब आई का जो करस्पॉन्डिंग रो है, करस्पॉन्डिंग कॉलम है, कौन सा करस्पॉन्डिंग रो, ये करस्पॉन्डिंग रो, ये करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसको छोड़ के जो आपके पास 4 एलिमेंट बचे हैं उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। कैसे करोगे, इसको इसके साथ करोगे, इसको इसके साथ करोगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, -2 इंटू -3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव साइन हो जाएगा, बीच में आएगा नेगेटिव साइन, और 4 2 जाए कितना होता है, 8। तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद जे के साथ मैंने बोला था हमेशा नेगेटिव साइन लेना, जे के साथ आपने क्या लिया, नेगेटिव साइन ले लिया। ठीक है, तो रुको पहले मैं इस वाले एनोटेशन को हटा दूं। तो यहाँ मेरा कितना हो गया था, 6 हो गया था, ये कितना हो गया, -8 हो गया। अब -j लिखा आपने, उसके बाद आप क्या करोगे,
जे का जो करिस्पॉन्डिंग रो है, जे का करिस्पॉन्डिंग कॉलम, इसे हटा दोगे, ठीक है, और क्या कर दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, तो किसका किसके साथ होगा, 1 का -3 के साथ, 2 का 0 के साथ, ठीक है, और बीच में आएगा माइनस साइन। चलो मैं लिख लेता हूं, तो 1 इंटू -3 कितना हो गया, -3 हो गया, बीच में आएगा नेगेटिव साइन, 2 इंटू 0 कितना हुआ, 0। उसके बाद के के साथ फिर से प्लस साइन आएगा, बस जे के साथ नेगेटिव आता है, बाकी दोनों के साथ पॉजिटिव। के साथ आ गए, अब हम के जो करिस्पॉन्डिंग रो है उसको छोड़ देंगे, के का जो करिस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको छोड़ देंगे, हमारे पास बचे 4 एलिमेंट्स, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 4 इज 4 ब्रैकेट में, फिर माइनस आ जाएगा माइनस, और फिर यहाँ 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ऐसे कर देंगे। चलो तो ये हो गया आपका 1 इंटू 4 इज 4, और उसके बाद माइनस, फिर 0 इंटू -2 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इसको कर लेंगे, आई 6 -8 कितना होता है, -2 होता है, माइनस जे लिख लिया, -3 -0 इज इक्वल टू -3 प्लस के कैप, 4 -0 इज 4, कितना आया आपके पास, -2 आई कैप, फिर -j इंटू -3 इज +3j, ठीक है, और प्लस 4k, तो ये आपके पास आ गया v वेक्टर की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद, -2 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो किसी भी वेक्टर का, ये a है, ये b है, ये c है, √a² प्लस b² प्लस c² कर दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आया, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 16 29, √29 यूनिट्स इसका आंसर हो गया, ठीक है। और अगर आपको मान लो मीटर पर सेकंड में ऑप्शन दिए तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो भी यूनिट दी होगी, बिकॉज इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, नहीं दी तो आप खाली यूनिट्स लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी आपके ऑप्शंस में, तो ऐसे करना है ये, समझ आ गया सभी को। यस सर। हाँ, तो आज तक क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद क्यों नहीं आ रहा है यस भाई, सर। ये चीज तो हम कब से कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने की बात तो हम कब से कर रहे हैं, फर्स्ट डे से कर रहे हैं शायद, ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो अभी जब हम ब्रेक लेंगे उसमें मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन दूंगा, जिसमें आपको एक मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब मिसिंग कांस्टेंट की, ठीक है, तो तब आप वो एक क्वेश्चन ट्राई करना, तो एक बार और फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, तो वेक्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर बस मेरे को आपको एक और चीज बतानी है, जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब आप समझ सकते हो किसी चीज को तोड़ देना या रिजॉल्व कर देना, ठीक है, कोई वेक्टर को क्या कर देना, तोड़ देना। तो मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई 2 डायमेंशन में एक वेक्टर है, सपोज इस तरीके से, ठीक है, तो ये अगर कोई वेक्टर है, मैंने आपको बोला था कि भाई मोशन इन अ प्लेन जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई एक एक्स कंपोनेंट कोई एक वाई कंपोनेंट, मतलब कोई भी दो एक्सिस के कंपोनेंट साथ में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप वेक्टर की जब बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कुल मिलाकर दोनों को एक साथ बता दिया, मतलब एक्स वैल्यू को भी बता दिया, वाई वैल्यू को भी बता दिया। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कि ये जो वेक्टर है, मान लो मेरा पी वेक्टर है, और पी वेक्टर की वैल्यू मान लो यहाँ पर 4i कैप प्लस 3j कैप है, ठीक है। तो इस वेक्टर को आप कैसे तोड़ सकते हो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि भाई आई वेक्टर का मतलब क्या होता है, आई कैप का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो यानी कि 4 यूनिट्स जो है ये वेक्टर किधर की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में। तो सपोज ये एक्स है हमारा, ये वाई है, तो इसका मतलब है कि ये जो पी पॉइंट पे हमारा वेक्टर बना है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी 4 यूनिट्स के बराबर, क्योंकि आई कैप तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को शो कर रहा है। और अगर मैं बात करूं ये 3j कैप की, तो अगर मैं इस p को p के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर जो मेरे को ये वाला जो मैग्नीट्यूड मिलेगा इसका, ये जो हाइट मिलेगी इस वेक्टर की, वो मेरे पास होगी 3 यूनिट्स, ठीक है।
तो ऐसे करके हम किसी भी एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर क्या लिखा होता, यहाँ पर कुछ और लिखा होता, मान लो 5k कैप भी लिखा होता, तो हम क्या करते, हम यहाँ पर एक और एक्स एक यहाँ पर एक z एक्सिस ड्रॉ करते, और इसके अब मैं ये 3D को मैं शो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो अगर z एक्सिस होता तो z एक्सिस में भी यहाँ पर कहीं पर ये जब वेक्टर बन रहा होता, मतलब ये यहाँ नहीं बनता, फिर कहीं और बनता, क्योंकि हमने तो 2D में बनाया है। तो अगर 3D में कहीं और बन रहा होता तो z एक्सिस के अलोंग जब हम परपेंडिकुलर खींचते उस वेक्टर से तो 5 यूनिट्स हमारा मेजरमेंट होता। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम वेक्टर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर कोई आर वेक्टर है मेरे पास, ये वाई एक्सिस है, और ये सॉरी हाँ ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये आर वेक्टर है। अब सपोज मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे को भाई इसका बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा और वाई एक्सिस के अलोंग कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, और आपको यहाँ पर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो दे दिया गया है। ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज आपको यहाँ पर दे दिया गया है 10 यूनिट्स, ठीक है। और आपको साथ में ये भी बोल दिया गया है कि इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो सपोज यहाँ पर है 60 डिग्रीज। आपको ये दो इंफॉर्मेशन दे दी गई है, और अब आपसे ये बोला गया है कि भाई इस वेक्टर का जो है आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बताओ कितना मेजरमेंट है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बताओ कितना मेजरमेंट है। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, आप क्या करोगे, मान लो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, और अब मैं ये ट्राइंगल में ये वाला थीटा जो एंगल है ये मेरे को 60 डिग्रीज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इस ट्राइंगल में अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालते हो, इसको मैं O मान लेता हूं, इस वाले पॉइंट को यहां पर R वेक्टर लिख देता हूं मैं, इस वाले पॉइंट को A मान लेता हूं, इस वाले पॉइंट को B मान लेता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि OA के बराबर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूं तो cos थीटा मेरे का बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि OB अपॉन OA, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं AB की वैल्यू निकालना चाहूं इससे, तो AB की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी मिल जाएगी, OA साइन थीटा। और इसी तरीके से इधर की साइड अगर मैं OB की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां मुझे ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी OA cos थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, ओ ए जो आप देख रहे हो यहाँ पर ओ ए एक्चुअली में क्या है, हमारा आर वेक्टर है। अगर हम ओ ए साइड की बात कर रहे हैं इसका मतलब आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, क्योंकि वेक्टर जब हम शो करते हैं किसी भी उससे मतलब एरो और हेड मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी एरो से अगर शो करते हैं तो उस एरो की जो लेंथ होती है वही हमें क्या देती है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देती है। तो ओ ए एक्चुअली में क्या है, उस वेक्टर की लेंथ है, और वो वेक्टर की लेंथ हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मिल सकती है। तो क्या मैं इसको ए बी को ऐसे भी लिख सकता हूं, ओ ए को आर का मैग्नीट्यूड और इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ओ बी को इसी तरीके से मैं आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए बी जो आप साइड देख रहे हो, ए बी जो साइड है वो आपकी ये परपेंडिकुलर साइड है, और ओ बी जो साइड है वो क्या आपकी बेस वाली साइड है, ठीक है। तो अब मान लो आपको आर की वैल्यू यहाँ पर 10 यूनिट्स दी गई थी, और थीटा एंगल जो है वो आपको यहाँ पर 60 डिग्रीज दिया गया था। तो 10 इंटू साइन 60 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 2 से आप कैंसिल कर दोगे, ये 5 हो गया, तो 5√3 ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, ए बी की। उसी तरीके से आप यहाँ पर ओ बी की वैल्यू निकाल सकते हो 10 इंटू कॉस 60 करके। तो 10 इंटू 1/2 कर दोगे, ये कितना आ गया, 5 यूनिट्स के बराबर आ गया। तो ओ बी की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 यूनिट्स मिल चुकी है, और ए बी की वैल्यू यहाँ पर आपको 5√3 यूनिट्स मिल चुकी है, ठीक है।
तो अब आपको यहाँ पर क्या पता लग गया है कि भाई ये जो आर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स दिया था, उसका 60 डिग्री इंक्लिनेशन यहाँ पर दिया हुआ था एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका जो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा उसका जो मेजरमेंट है वो 5 यूनिट्स हो गया, और जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसका मेजरमेंट जो है 5√3 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो अब आप इस आर वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो कुछ आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। ठीक है, आई कैप और जे कैप हमने क्यों लगाया, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर, यानी कि मेजरमेंट कितना शो कर रहा है। अब एक्चुअली में जब आप इस वेक्टर का फिर से मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको 10 ही मिलेगा। करके देख लो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 25, और 5√3 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर पहले निकालो कितना हो गया 25, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, तो 25 इंटू 3 कितना हो गया 75 हो गया। तो ये कितना आ गया √100, एंड √100 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया जाता है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया जाता है, तो आप उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हो। तो यहां से कंक्लूड हम ये चीज कर सकते हैं कि मान लो अगर आपको यहाँ पर एक वेक्टर दिया था आर, ठीक है, और इसका एंगल था 60 डिग्री, ये आपका आर वेक्टर था, और इसका मैग्नीट्यूड मान लो जो भी था, मतलब मॉड आर कितना था आपका 10 यूनिट्स था। तो यहाँ पर इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने क्या लिया था, ये ओ लिया था, ये ए लिया था, ये बी लिया था। तो ओबी की अगर आप वैल्यू ऊपर देखोगे जो हमने कैलकुलेट करी थी, ओबी कहाँ गया, ये था, ओबी हमेशा क्या होगा, ओ ए कॉस थीटा होगा। ओ ए क्या है हमारा, एक्चुअली में आर का मैग्नीट्यूड है, तो यानी कि ये आर कॉस थीटा होगा, ये वाली साइड। ठीक है, और इसकी जो परपेंडिकुलर साइड होती है ये वाली, ये हमेशा जो होती है वो आपकी क्या होती है, आर साइन थीटा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो दो कंपोनेंट्स में, उसके एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तो उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा, यानी कि थीटा एंगल जिसके ऊपर बनाया है आपने, वो वाली साइड को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से, और जो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है यानी कि थीटा के सामने वाली, मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि परपेंडिकुलर कौन सा लेते हैं, थीटा के जस्ट जो सामने होता है, और थीटा जिस पर बनाया जाता है उसे बेस लेते हैं। तो बेस कंपोनेंट या इसका जो होगा वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो आपका आर साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आपको कोई भी वेक्टर दिया जाए, उस वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, तो आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया। ठीक है, और आप उसको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में भी लिख सकते हो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बताओ, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ आ पाया अभी तक? बता दो भाई, अभी कोई डाउट है तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ओके, और एक चीज यहाँ पर और बता देता हूँ, जैसे मान लो ये जैसे आपको आर वेक्टर जो यहाँ पर मिला वो क्या मिला था, 5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। ठीक है, ये मिला था। अगर मान लो आपको ये चीज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से वो कितना होगा, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज आपको ये पता है ये वाला क्या है, एक्स कंपोनेंट है, ये वाला क्या है, वाई कंपोनेंट है। तो टेन थीटा की जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स अपॉन वाई, सॉरी वाई अपॉन एक्स, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वाली साइड मतलब आपने वाई साइड उसको कंसीडर कर लिया, तो वाई कंपोनेंट कितना है यहाँ पर 5√3 है, और ये कितना है आपका 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 बचा। तो टेन थीटा अगर √3 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स √3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है या पाई/3 होती है। तो आप ऐसे भी ये सारी चीजें यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसके पीछे ये सारे राज छुपे होते हैं कोई भी वेक्टर में। ठीक है, और बाकी 3D वाला तो आपसे नहीं पूछा जाता है, बस ये 2 डायमेंशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग जो है, तो वो चीज आपको आनी चाहिए यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। और मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप अभी करोगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से ही दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मान लो कोई भी वेक्टर p है एंड उसका मैग्नीट्यूड आपको सपोज दिया गया है, मान लो दिया गया है 25 यूनिट्स, ठीक है। और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो आपको यहाँ पर दिया गया है 45 डिग्रीज। तो आपको बताना है कि p वेक्टर जो है वो, मान लो अगर ऐसे होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो आपको ये बताना है कि ए वाई की वैल्यू कितनी है और ए एक्स की वैल्यू कितनी है। मतलब ये दोनों निकाले, इनको ब्रेक डाउन करके आपने क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिख कर दिखाना है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था। ओके, एंड दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं। पहला आपको वेक्टर जो दिया है वो है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, और एक बी वेक्टर आपको दिया गया है 4i कैप माइनस 10j कैप प्लस, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, तो मैं क्या लिख रहा था, हट गया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू जो आपको दी है, जल्दी से नोट कर लेना इसे, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। और बी वेक्टर की जो आपको वैल्यू दी गई है वो आपको दी है 4i कैप माइनस 10j कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, और आपसे ये बोला गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी इफ बोथ आर पैरेलल। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जो कि आपके बी वेक्टर में दी है के कैप के साथ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, सॉल्व करो, एंड फिर 820 पर वापस मिलते हैं।